माय यूट्यूब चैनल आर साइंस हब। हम लोग अर्थवॉर्म या केचुए की सीरीज पढ़ रहे हैं। इस केचुए की सीरीज में हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केचुए में पाचन की क्रियाविधि। तो आइए देखते हैं केचुए में पाचन की क्रियाविधि। देखिए, केचुआ जो है यह एक ऐसा प्राणी है जो सर्वाहारी है और रात्रिचर है। सर्वाहारी का मीन्स ये होता है कि वो वनस्पति तथा जीव दोनों को ग्रहण करता है। वनस्पतियों में क्या खाता है, जैसे सड़े गले पदार्थ हैं, पत्तियां हैं, बीज हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। जीवों में जैसे प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स है या सूक्ष्म जीव हैं, रोडोफोर हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसीलिए इसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। दूसरी चीज है नॉकटर्नल या रात्रिचर होता है। रात्रिचर क्यों होता है, क्योंकि ये भोजन तथा प्रजनन के लिए रात के समय ही अपने बोरों या बिलों से बाहर निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको रात्रिचर बोलते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसमें जो है भोजन को चयन करने की क्षमता होती है। भोजन को चयन करने की क्षमता का मतलब यह है कि ये जानता है इसको कि कौन सा प्रकार का भोजन खाना है और कौन सा भोजन नहीं खाना है। ये इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि भोजन को चयन कर सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं केचुए में पाचन की, तो केचुए में पाचन के मुख्य रूप से पहला चरण होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, सबसे पहला चरण जो होगा वो होता है अंतर्ग्रहण। उसके बाद में जो दूसरा चरण होता है वो होता है पाचन का। तीसरा जो चरण होता है वो अवशोषण का होता है और जो चौथा चरण होता है वो होता है बहिक्षेपण का या मल त्याग का। तो इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं आहार नाल में कहां से स्टार्टिंग होती है और कौन सी प्रक्रियाएं होती है। देखिए, हमने बताया था कि इसके चारों तरफ एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो क्या करता है, ये प्रोस्टोमियम के द्वारा भोजनों को पकड़ता है और पकड़ने के बाद में उनको मुख प्रकोष्ठ के अंदर ग्रहण कर लेता है। वो प्रक्रिया कौन सी है, देखिए, कभी अगर हम लोग प्रयोगशाला में केचुए को ट्रांसफर सेक्शन से काटते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सी मिट्टी भरी रहती है। ये इसमें भोजन ग्रहण करने की विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है कि ये बिल को बनाते समय मिट्टी को भी खा जाता है और उस मिट्टी के साथ में जो भी सली गली पत्तियां, बीज या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे हमने बताया आपको प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स है, उनको भी साथ में ग्रहण कर लेता है। इस तरह से क्या है, प्रोस्टोमियम जो है भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है और या तो उनको अपने बिल में इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद में ग्रहण करता है सभी चीजों को। तो मुख प्रकोष्ठ में पहुंचता है। मुख प्रकोष्ठ में हमने बताया था कि फोल्ड होते हैं, ये बाहर की तरफ निकलने तथा अंदर की तरफ मुड़ने के लिए सहायक होते हैं। तो मुख फोल्ड की सहायता से ये भोजन जो प्रोस्टोमियम द्वारा पकड़ा जाता है वो अंदर मुख प्रकोष्ठ जो है वो खींचता रहता है। उसके बाद में जो ग्रसनी के अंदर जो संकुचन और विरलर की पेशियां होती हैं वो संकुचित और विरलित होती रहती हैं, जिसे चूषक विधि के द्वारा भोजन जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया। यानी कि केचुआ जो है वो प्रोस्टोमियम, मुख प्रकोष्ठोमियम, ग्रसनी और मुख प्रकोष्ठ की सहायता से भोजन को अंदर लेता है। भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, भोजन जब ग्रसनी में पहुंच जाता है तो ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्रोमोफिल कोशिकाएं कहते हैं। लाल ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्रोमोफिल कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें जो है दो प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है। एक तो श्लेष्म का स्राव होता है, दूसरा प्रोटीन विखंडक एंजाइम का स्राव होता है। श्लेष्म जो है वो जो भी मिट्टी अंदर ग्रहण करता है, जो भी भोज्य पदार्थ अंदर ग्रहण करता है, वो उसको लसा बना देते हैं, जिससे वो आगे जो है केचुए की आहार नाल में आसानी से धीरे धीरे बढ़ता रहता है। प्रोटीन विखंडक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को आंशिक रूप से या भोजन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको पेप्टोन तथा प्रोटीएज में तोड़ देते हैं। ये काम रहता है ग्रसनी में उपस्थित लाल ग्रंथियां या जिनको हम लोग क्रोमोफेलिक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, केचुए में भोजन का पाचन जो है वो ग्रसनी से ही प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आगे, ये जैसे आंशिक पचा हुआ भोजन और लसा जब हो जाता है तो वो पहुंचता है पेशणी में। पेशणी की जो अंदर की दीवारें होती हैं, हमने आपको बताया था कि जो पेशणी होती है वो वर्तुल पेशियों की बनी होती है अंदर से। तो वर्तुल पेशियां जो है
वो उसकी उपचर्म युक्त दीवारों की सहायता से भोजन जो जाता है लसलसा उसको मथने की प्रक्रिया करती है, मीन्स उसका मंथन करती हैं। जब वो भोजन अच्छे से मथ जाता है तो वो भोजन आगे बढ़ता है, पहुंचता है आमाशय में। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में जो है भोजन का कुछ पाचन हो जाता है और आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग चूना ग्रंथियां भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरस या चूना ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आमाशय में पाई जाती हैं। क्रोमोफिल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये ग्रसनी में पाई जाती हैं। क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य क्या है, ये श्लेष्मा और प्रोटीन विखंडक एंजाइम का स्राव करती हैं। कैल्सीफेरस ग्रंथियों का स्राव क्या है, कैल्सीफेरस ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो जो भी मृदा में ह्यूमिक अम्ल होता है उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। मीन्स यहाँ से ये जो भी ग्रहण करते हैं वो अम्लीय भोजन जो भी होता है यहाँ आकर वो न्यूट्रल या निष्क्रिय हो जाता है। और इसमें ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव करती हैं, जिससे भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। उसके बाद आंशिक पचा हुआ भोजन आंत में पहुंचता है। अब आंत में हमने बताया था आपको कि 3 भाग होते हैं, पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, टिफ्लोसोलर क्षेत्र और पश्चिम टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो जब भोजन आंत में पहुंचता है, आंत में पहुंचने के बाद में आंत की जो अंदर की भित्ति होती है उसमें दीवारों में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो ग्रंथियां क्या करती हैं, प्रोटीएस, लाइपेज, एमाइलेज, सेल्यूलेज और काइटिनेज नामक एंजाइम का स्राव करती हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रोटीएस, लाइपेज, एमाइलेज, सेल्यूलेज और काइटिनेज एंजाइम का स्राव करती हैं। ये एंजाइम जो है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीएज एंजाइम है वो कशेरुकियों में जो इरेक्शन एंजाइम पाया जाता है उसी की तरह व्यवहार करता है। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, ये पेप्टोन्स को तोड़ता है और प्रोटियोज को तोड़ता है। मीन्स जो भी प्रोटीन आंशिक पची हुई होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा तथा ग्लाइकोजन को, वसा तथा ग्लिसरिक अम्ल को ग्लिसराइड में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, मंड और ग्लाइकोजन को तोड़ता है। सेल्यूलोज क्या करता है, जो सड़ी गली पत्तियों में सेल्यूलोज होता है उसको विखंडन करने का काम करता है। काइटिनेज क्या करता है, जो भी काइटिन युक्त जीव ग्रहण किया जाता है उसमें जो काइटिन होती है उस काइटिन को पाचन करने के लिए काइटिनेज एंजाइम होता है। जो ये सारे एंजाइम जो है आंत में होते हैं ये उस सारे भोजन का पाचन कर देते हैं। अब भोजन का जब पाचन हो जाता है तो भोजन टिफ्लोसोल क्षेत्र में पहुंचता है। यहाँ पर वलन पाए जाते हैं और टिफ्लोसोल क्षेत्र में बहुत सारे रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे क्षेत्रफल की सतह बढ़ जाती है और यहाँ पर जो भी पदार्थ पच चुके होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। और जो इनकी भित्ति की दीवारें होती हैं आंत की, उसमें बहुत सारी रक्त की केशिकाएं होती हैं। तो ये केशिकाओं के अंदर पोषक पदार्थ पहुंचकर रक्त में मिल जाते हैं और फिर परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की प्रक्रिया हो गई पाचन की प्रक्रिया। तो हमने अवशोषण पढ़ लिया, हमने पाचन पढ़ लिया, हमने अंतर्ग्रहण पढ़ लिया, पाचन पढ़ लिया और उसके बाद अवशोषण पढ़ लिया। अब अवशोषण के बाद में भोजन जब आगे बढ़ता है तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो आंत में होती है। आंत के कौन से भाग में होती है, तो आंत का जो हमारा भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्व टिफ्लोसोल क्षेत्र तथा टिफ्लोसोल क्षेत्र में पाचन होता है, जबकि टिफ्लोसोल क्षेत्र में तथा पश्च टिफ्लोसोल में अवशोषण का कार्य होता है। अब जैसे भोजन पश्चिम टिफ्लोसोल क्षेत्र में पहुंचता है, वहां से भोजन जो अपचय भोजन होता है वहां पर दीवारों में कोई भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, सिर्फ उसमें जो भी पोषक पदार्थ रह जाते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। फिर भोजन जैसे धीरे धीरे एक नाल में इकट्ठा होता रहता है उसे हम लोग मलाशय कहते हैं। उसके बाद मलाशय के बाद में बहिक्षेपण के द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में भोजन जो है वो बिल के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों की जो छोटी छोटी गोलियां बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रमिक कास्टिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी भोजन के अंतर्ग्रहण की, उसके बाद पाचन की प्रक्रिया है, उसके बाद बहिक्षेपण अवशोषण की प्रक्रिया है, उसके बाद में बहिक्षेपण की प्रक्रिया है। ये सारे टर्म्स हैं, इसमें हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। आपको ये वाला पोर्शन ध्यान देना है, ये ध्यान देना है और ये ध्यान देना है। उसके बाद में थोड़ा नोट्स में देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरेगोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं आंत तथा आमाशय की विसरल पेरिटोनियम स्तर में। आंत तथा आमाशय की जो दीवार होती है
उसका जो स्तर होता है, हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि विसरल पेरिटोनियम स्तर होता है। तो विसरल पेरिटोनियम स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्लोरेजोगोजन कोशिकाएं बोलती हैं। ये क्लोरोगोम्स नामक पदार्थ या कणों का स्राव करती हैं। प्रारंभ में इनको माना जाता था कि ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन बाद में इनका पता चला कि उत्सर्जी पदार्थ होकर ना होकर ये यकृत की कोशिकाओं की तरह होती हैं और वही कार्य करती हैं। तो रक्त में अत्यधिक पोषक पदार्थों की मात्रा हो जाती है तो ये उनको अवशोषण करती हैं और वसा के रूप में उनको संचित करती रहती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे रक्त में ये उनको घोलती रहती हैं और आवश्यक मात्रा की पूर्ति करती रहती हैं। ये देह गुही, कभी कभी ये देह गुही तरल में जो है टूट जाती है और वहां धीरे धीरे विघटित होती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरेगन कोशिकाएं आंत्र या आमाशय की जो दीवार होती है उसकी विसरल पेरिटोनियम स्तर में पाई जाती है। ये विशेष प्रकार के कणों का निर्माण करते हैं जिनको हम लोग क्लोरोगोम्स बोलते हैं। ये कण वसा के छोटे छोटे कण होते हैं। ये यकृत कोशिकाओं की तरह से कार्य करते हैं। ओके, तो ये आपका वीडियो टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू ऑल।